नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। खास तौर पर क्या रिटायरीज यानी सीनियर सिटीजन के लिए मार्केट लिंक डिबेंचर में निवेश करना एक सही विकल्प होता है? इस पर करने वाले हैं खास चर्चा। आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। परिचय करा दे, पंकज मटपाल, एमडी ऑप्टिमम मनी, और फिरोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ, आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड। हैं हम आज मनी गुरु के इसमें, और मार्केट लिंक डिबेंचर्स की यहाँ पर बात चल रही है, और बहुत ही आसान और सरल शब्दों में हम इसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे आपसे, क्योंकि क्या ये बहुत ज़्यादा नोन है या बहुत ज़्यादा नोन नहीं है निवेशकों के लिए, ये जानना और समझना भी ज़रूरी है। फिरोज, मैं आपसे अगर शुरुआत करूं, मार्केट लिंक्ड डिबेंचर क्या होते हैं? नमस्कार स्वाति जी। मार्केट लिंक डिबेंचर एक डिबेंचर होते हैं। इसका अंतर यह है कि जैसे नॉर्मल डिबेंचर में एक फिक्स्ड कूपन रहती है 7, 8, 9% डिपेंडिंग ऑन द इशूअर, इसमें जो कूपन होती है वो फिक्स्ड नहीं होती, मार्केट पे निर्भर होती है। तो इस निर्भरता की वजह से मार्केट लिंक डिबेंचर 14% की भी रिटर्न दे सकते हैं और 0 की भी रिटर्न दे सकते हैं या नेगेटिव रिटर्न भी दे सकते हैं। तो बट ये जो वेरिएबिलिटी है मार्केट से, जो डिबेंचर की जो परफॉर्मेंस की वेरिएबिलिटी है, इसीलिए उसका नाम मार्केट लिंक डिबेंचर है। अगर इसको सही से डिजाइन किया जाए, सही से परखा जाए और समझदारी से खरीदा जाए, तो इसमें आपकी संभावना 12 से 14% बनाने की काफी अच्छी हो सकती है। इंडिया में पहला मार्केट लिंक डिबेंचर 2006 जुलाई में लॉन्च हुआ था। तो ये 15-17 साल पुरानी इंडस्ट्री है। लार्जली एचएनआईज इसमें प्रवेश करते हैं और निवेश करते हैं, बट इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो काफी फेवरेबल हो सकता है। चूज द राइट वंस एंड द राइट इशू। और इसकी कुछ खासियतों में पंकज जी मैं आपसे समझूं, जो निवेशक हमें देख रहे हैं, जैसा फिरोज ने बताया कि जो एचएनआईज है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, उनकी अच्छी खासी पसंद है मार्केट लिंक डिबेंचर्स, पर इनकी और तमाम खासियतों में जो एक आम निवेशक समझना चाहे तो वो क्या होगा? स्वाति, देखिए ये स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट है, तो ऐसे डिजाइन किए जाते हैं अक्सर ये जो मार्केट लिंक डिबेंचर है कि आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे। तो यहाँ पर कोशिश की जाती है कि जो आपने इन्वेस्ट किया है वो कैपिटल प्रोटेक्शन हो और साथ में आपको मार्केट लिंक्ड रिटर्न मिल सके। तो बेसिकली इंडेक्स से लिंक्ड होते हैं, इंडेक्स को एक बेंचमार्क मान के कि उससे ज्यादा रिटर्न दिए जा सके। लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है कि किस तरह से प्रोडक्ट स्ट्रक्चर किया गया है। यहाँ पर गारंटीड नहीं है। कहने के लिए डिजाइन ऐसा किया गया है कि कैपिटल जो है वो आपकी सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो रिस्क लेकर बेटर रिटर्न्स अर्न करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन हर निवेशक के लिए ये प्रोडक्ट नहीं है। और जैसा आपने भी कहा कि एचएनआईज के लिए, क्योंकि एचएनआईज के पास बड़ा पैसा है, तो एक परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि हमने जो शुरुआत में बात की कि रिटायरमेंट के बाद क्या इसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा, तो अगेन क्योंकि यहां पर रिस्क इन्वॉल्व है, मार्केट लिंक्ड है, तो यदि हम बात करें रिटेल इन्वेस्टर्स की, तो पहले तो हमेशा जो फिक्स्ड इनकम वाले प्रोडक्ट्स हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन यदि आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है साइज में, तब बिल्कुल थोड़ा सा इन्फ्लेशन को बीट करने के हिसाब से हमेशा कोशिश करते हैं कि इस तरह के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट हो जहां पर रिटर्न्स ज्यादा आ सके। लेकिन यहां पर कूपन समय पर मिल पाए ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है ये अक्सर लिस्टेड होते हैं एक्सचेंज में। तो यदि हम बात करें कि लिक्विडिटी की, तो बीच में हो सकता है जरूरत हो पैसे की, और अगर लिक्विडिटी हो, लिस्टेड है, लेकिन सामने बायर होगा तो आप इसको बेच भी सकते हैं। अदरवाइज जो इसका पूरा टर्म होगा उसमें आपको रहना होगा। तो लिक्विडिटी आपको देखनी होगी कि वहां पर थोड़ा सा लिक्विडिटी पुअर हो सकती है, रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, और साथ में आपका जो कैपिटल है वो भी रिस्क पर रह सकता है। ओके, तो ये कुछ खासियत है मार्केट लिंक डिबेंचर से जुड़ी हुई। कुछ रिस्क के बारे में पंकज जी ने बताया फिरोज, पर जब डिबेंचर से जुड़े हुए हम कुछ रिस्क को समझना चाहें, चाहे वो क्रेडिट रिस्क हो या फिर अलग तरीके के रिस्क हो जो एक निवेशक के लिए जानना बेहद जरूरी है, तो मार्केट लिंक डिबेंचर में ऐसे कौन से जोखिम साथ में जुड़े हुए होते हैं? स्वाति जी, दो चीजें हैं। जोखिम जो है दो होते हैं। एक होती है मार्केट रिस्क, दूसरी होती है क्रेडिट रिस्क।
मार्केट रिस्क इसमें जो न्यूमेरिकली आपको डिफाइन करके देते हैं वो कोई और प्रोडक्ट में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर म्यूचुअल फंड, अगर निफ्टी यहां जाएगी, समझो कि दुगनी होती है 5 सालों में, तो किसी फंड मैनेजर से पूछें कि आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी, वो ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो एक होती है मार्केट रिस्क, इसमें जो मार्केट रिस्क होती है वो क्लियरली डिफाइंड होती है, डाउन साइड्स प्रोटेक्टेड होती है, तो वादा बहुत अच्छा होता है। फिर दूसरा होता है इशूअर, वादा करने वाला कौन और उसकी स्ट्रेंथ कितनी, उसको कहते हैं क्रेडिट रिस्क। तो ये रिस्क अच्छी तरह से परखना बहुत जरूरी है और उसी इशूअर के साथ करना है जिनका तजुर्बा हो, जिनको ये रिस्क मैनेज करना आता। फॉर एग्जाम्पल 7-8 इशूअर हैं इंडिया में, और वो इशूअरों को परख के कौन सा इशूअर है जो इसकी काबिलियत रखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नॉट बीइंग पॉम्पस, आनंद राठी 10 साल से इशुएंस कर रहे हैं, 2500 प्रोडक्ट इशू कर चुके हैं, 1024 मैच्योर हो चुके हैं, एक भी प्रोडक्ट में कैपिटल की लॉस नहीं हुई है, 6% मिनिमम, ऑलमोस्ट 1000 प्रोडक्ट में, 1024 में से 1000 प्रोडक्ट में एटलीस्ट 6% का ब्याज मिला है, और 950 में मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न मिली है। तो ये जो तजुर्बा होता है और क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट की काबिलियत होती है, हर इशूअर में नहीं होती, तो उसको परख के, क्रेडिट रिस्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क, इट हैज टू बी इवैल्यूएटेड वेल विथ एक्सपीरियंस एंड पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड इन माइंड। ओके, फिर उसमें इसी से जुड़ा हुआ सवाल आप ही से जानना चाह रही थी, क्योंकि आपने रिस्क की बात की। टैक्स एफिशिएंसी के लिहाज से मार्केट लिंक डिबेंचर्स कैसे होते हैं? जब टैक्स इम्प्लीकेशंस की हम बात करते हैं तो क्या निवेशक को कैसे फायदे हैं टैक्स के? देखिए, कैपिटल गेन आता है इसमें, इंटरेस्ट इनकम नहीं आती अगर आप मैच्योरिटी के 15-20 दिन, महीने दिन पहले भी बेच दें। तो इसकी खासियत ये है कि जैसे दूसरा डिबेंचर करते हैं उसमें जो भी कूपन आती है उसमें इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, इसमें आपको कैपिटल गेन का फायदा मिलता है। कैपिटल गेन अगर लिस्टेड एमएलडी होती है, लिस्टेड मार्केट लिंक डिबेंचर होती है, तो उसमें 10% होता है और 1 साल की मोहलत के बाद आप बेचें तो 10% में आप टैक्स छूट सकते हैं। बट अगर आप अनलिस्टेड वाली खरीदते हैं तो 3 साल तक वेट करना पड़ेगा, 3 साल के बाद 20% की टैक्स लगती है। बट क्योंकि ये कैपिटल गेन हेड में उसकी गेन आती है, तो काफी सेट ऑफ के प्रोविजंस आप यूज कर सकते हैं सेक्शन 73 के तहत। तो टैक्सेशन में दूसरे डिबेंचर्स के मुकाबले काफी अच्छा होता है, क्योंकि कैपिटल गेन मिलती है, और लिस्टेड वाले में तो और अच्छा होता है, 10% की टैक्स लगती है और सिर्फ 1 साल वेट करना पड़ता है। ओके, इनफैक्ट मार्केट लिंक डिबेंचर पर कोइंसिडेंटली हमारे पास सवाल भी आया, जिसमें एक सीनियर सिटीजन जो कि 72 इयर्स ओल्ड हैं, वो समझना चाह रहे थे इसके बारे में कि क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स एंड स्पेशली क्या ये एडवाइजेबल है रिटायरीज के लिए। पंकज जी, आपने इस पे थोड़ा सा हमें दिया जरूर एक्सप्लेनेशन, पर ये कह रहे हैं कि मंथली रिक्वायरमेंट अगर इनकी पूरी हो जाती है तो उसके अलावा क्या रिटायरीज को एक एमएलडी प्रोडक्ट या मार्केट लिंक डिबेंचर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए? स्वाति, देखिए बहुत सारी चॉइसेस हैं, तो मुझे नहीं पता कि उसमें ये कहाँ फिट बैठेगा। अगर किसी ने सवाल पूछा है तो पहले जानना बहुत जरूरी है कि उनका टोटल कितना फंड है और उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है। तो हर इन्वेस्टर के लिए तो ये सही चॉइस नहीं है। दूसरी बात, टिकट साइज बड़ा होता है, मिनिमम 10 लाख यूजुअली मींस इसका टिकट साइज होता है। तो ऐसे में यदि, जैसे मैंने पहले भी कहा कि फंड साइज बहुत बड़ा है, रिटायरमेंट कॉर्पस जो है वो बहुत बड़ा है, आपने प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, उन सब में कर लिया। उसके बाद में हम बात करते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स की या फिर कुछ बैलेंस एडवांटेज फंड की, वहां भी आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। थोड़ा एलोकेशन आप करना चाहते हैं तो वहां पर ये हो सकता है। बट अदरवाइज, क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट है और जैसा अभी फिरोज ने कहा कि यहाँ पर क्रेडिट रिस्क, उसको समझना भी बहुत जरूरी है। और उस हिसाब से यदि आपका एक्सपीरियंस है, आपने पहले ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तभी आप इसके बारे में सोचें। अदरवाइज, जो क्वेश्चन आपने कहा कि 72 इयर्स ओल्ड पर्सन और वो इस प्रोडक्ट में जाना चाहते हैं, तो ये ना समझें कि ये क्योंकि डिबेंचर है। मैं बता दूं आपको कि बाकी जो डिबेंचर्स होते हैं वहां पर कूपन आपका फिक्स होता है, और साथ ही यदि हाई क्रेडिट रेटिंग वाले डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया जाए तो काफी हद तक सही चॉइस होती है। लेकिन यहां पर क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट है, तो जिसने प्रोडक्ट डिजाइन किया है, जो इशूअर है, अगेन उन्हें देखना होगा। तो
ये प्रोडक्ट सबके लिए नहीं है, किसी एक्सपर्ट की सलाह से और फिर अगेन कौन इशूअर है इसको ध्यान में रखते हुए आप ये डिसीजन ले सकते हैं। फिरोज, एक पॉइंट अगर आप इसमें ऐड करना चाहें कि एक सेफ और डिपेंडेबल मार्केट लिंक डिबेंचर, बेसिकली चुनाव का तरीका क्या हो, कैसे एक मार्केट लिंक डिबेंचर प्रोडक्ट को किसी निवेशक को चुनना चाहिए? स्वाति जी, मेरे हिसाब से एक चीज तो ये है कि काफी सारे रिटायरीज क्या करते हैं कि 1-1.5% की एक्स्ट्रा लालच में परपेचुअल बॉन्ड 81 बॉन्ड्स खरीद लेते हैं। हमने देखा ही है कि यस बैंक के 81 बॉन्ड्स में जब बैंक चल रही है वो 0 हो गए और कोई रोक नहीं पाया एक टर्म शीट की क्लॉज दिखा के। तो अगर आपको थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा रिटर्न कमानी है तो आपको वीक कंपनीज में पैसा डालने के बदले एक मार्केट लिंक डिबेंचर आपको 13-14 तक पहुंचाने की संभावना रखती है। बट आप ऐसा तो नहीं होता कि आप परपेचुअल बॉन्ड खरीद रहे हैं, जो बहुत ज्यादा रिस्की मेरे हिसाब से मानता हूं मैं। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आप सिर्फ रेटिंग के आधार पे नहीं जाएं। डेटा कहता है कि रेटिंग एजेंसीज, अगर समझें आप लास्ट 3 सालों में म्यूचुअल फंड कंपनियों ने 6 AAA रेटेड बॉन्ड्स में से पैसा डाला था जो पैसा वापस नहीं आया और डिफॉल्ट हो गई। और जो 6 कंपनियां थी वो AAA थी 2.5 महीने पहले तक। तो रेटिंग सुनने को बहुत अच्छा है, बट 6 कंपनियों AAA कंपनियां डूब जाएं और पैसा वापस ना करें तो रेटिंग के आधार पे आप नहीं कर सकते। सिर्फ जैसे पंकज जी ने भी कहा, रेटिंग वाले देखें जरूर, बट दैट्स नॉट द एंड ऑल एंड बी ऑल ऑफ इट। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, आपको अगर अच्छा एडवाइजर जो MLD समझता हो और आपके हित में काम कर सकता है तभी आप एक MLD खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन गए, कोई MLD इश्योर को देखा और खरीदने लग गए। अगर आपके साथ कोई और फाइनेंशियल एडवाइजर जो इसकी परख रखता हो वो अगर साथ है तो खरीदें, वरना आप इससे महरूम रहें, वंचित रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए मनी गुरु में अब इस शो का जो सिलसिला है आगे बढ़ाते हैं और एक सवाल हम लेना चाहेंगे जो हमारे पास आया जबलपुर से प्रफुल्ल जी का। कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की भी। प्रफुल्ल जी का सवाल सबसे पहले हम आपको बता दें, उम्र इनकी 35 साल है, 4 फंड में 6,000 रुपए की SIP इनकी चल रही है और 15 साल में इनका 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य भी है। कुछ फंड्स हैं इनके जिन्होंने हमें बताए और उन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कौन से फंड्स में वो निवेश कर रहे हैं। प्रफुल्ल, बहुत स्वागत हम करते हैं आपका मनी गुरु में। आप कुछ 4 फंड में अपनी SIP कर रहे हैं, थोड़े डिटेल्स बताएंगे? हेलो प्रफुल्ल, सुन पा रहे हैं हमें? जी प्रफुल्ल, बताइए क्या सवाल जानना चाह रहे थे हमसे मनी गुरु में? ये आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, अभी ठीक आ रही है प्रफुल्ल आपको आवाज? हाँ हाँ हाँ, एक्चुअल में मैं ये पूछ रहा था। हेलो जी, हेलो, हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि मैंने आपको जो हमारे इन्वेस्ट हैं उसके बारे में मैंने आपको भेजा हुआ था कि जो मैं SIP अभी कर रहा हूँ तो वो ठीक है कि नहीं, जो हमने मतलब जो सिलेक्ट किया हुआ है। हेलो, ओके, फंड्स तो हमारे पास हैं आपके, मैं सुन पा रही हूँ आपको प्रफुल्ल। फंड्स मुझे मालूम है आपके कौन कौन से आप फंड में कर रहे हैं। आपको 15 साल में 1 करोड़ चाहिए, क्या ये रिटायरमेंट की राशि है? नहीं, एक्चुअल में क्या है कि मैंने एक बजट निकाला है बच्चों के एजुकेशन और थोड़े बहुत अपने यूज के लिए। ओके, और आप STP सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के बारे में भी जानना चाह रहे थे, क्या आपकी क्वेरी है उसके लिए? और एक और क्वेश्चन मेरा ये है, जिसके थ्रू मैं कर रहा हूँ जो ये है मतलब फंड इंडिया करके जो है, तो ये कैसी कंपनी है? मतलब ये ठीक है जिसके थ्रू मैं मतलब SIP कर रहा हूँ? ओके, ठीक है प्रफुल्ल जी, ठीक है। मैं आपका सवाल अपने एक्सपर्ट से जानती हूँ। इनके सवाल के 2 हिस्से हैं, हम उसी तरीके से इनका सवाल लेते हैं। पंकज जी, पहले तो मैं आपसे इनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर सवाल पूछना चाहती हूँ। इन्होंने कहा कि 15 साल में इन्होंने एक राशि अपने माइंड में डिसाइड करके रख ली, एक अमाउंट के, हाँ 1 करोड़ रुपए अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्हें चाहिए होगा और उसी के लिए ये कुछ 4 फंड में 6,000 रुपए की SIP कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको इनका अमाउंट, उनका इन्वेस्टमेंट?
स्वाति देखिए, जहां तक अमाउंट का सवाल है वो कम है। अगर हम 12% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट एज्यूम करें, क्योंकि हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटेड नहीं होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इक्विटी फंड्स में इतनी उम्मीद की जा सकती है। उसके आधार पर अगर 6,000 रुपया महीना निवेश किया जाए तो 15 साल में लगभग 28.5 लाख रुपए बन पाएंगे। तो इनकी जरूरत है 1 करोड़ रुपए। तो इन्हें यहां पर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा और 15 साल में 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हो तो उसके लिए यदि 12,000 रुपया पर मंथ ये इन्वेस्ट करें और हर साल इस इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाते भी रहें, तब जाके इन्हें उम्मीद करनी चाहिए कि 15 साल में 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हो पाएंगे। तो पहली बात तो यह कि अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। अगर अभी इतनी इनकी क्षमता ना हो कि एक साथ डबल कर सके, तो जितना हो सके उतना बढ़ा दें और समय के साथ उसको बढ़ाते जाएं, तभी ये टारगेट पूरा हो पाएगा। जहां तक स्कीम्स का सवाल है, स्कीम्स अच्छी हैं। इनके पास में 2 लार्ज कैप फंड्स हैं और एक लार्ज एंड मिड कैप और एक फ्लेक्सी कैप फंड है। तो मेरे हिसाब से, नए निवेशक के हिसाब से, ये जो एलोकेशन है और जो अमाउंट भी डिसाइड किया हुआ है, स्कीम्स डिसाइड की हुई है, ये भी सही है। तो यहां पर आप कंटिन्यू करें और यदि आपको अमाउंट बढ़ाना है तो मेरी सलाह यही होगी कि आप इन्हीं स्कीम्स में इसी रेशियो में इसको बढ़ा दें, तो ये सही रहेगा। ओके, तो इन कंटिन्यूटी पंकज जी आपसे मैं पूछूंगी, जिससे पहले मैं फिरोज के पास जाऊं। ये एसटीपी को लेकर थोड़ा कंफ्यूज है कि एसटीपी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान क्या होता है? पंकज जी। जी देखिए, एसटीपी बेसिकली क्या है कि आपको एक अमाउंट इन्वेस्ट करना है, लेकिन आप चाहते हैं कि अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक साथ यदि आप कर देते हैं लमसम में और मार्केट में मान लीजिए गिरावट आती है, तो उस केस में हो सकता है कि आपको थोड़ा नुकसान उठाना पड़े। तो जैसे आप एसआईपी करते हैं, तो एसआईपी में क्या होता है कि स्टैगर्ड मैनर में आप धीरे धीरे करके किसी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इस केस में आपके बैंक अकाउंट से हर महीने पैसे डेबिट होते हैं, अमाउंट डेबिट होता है, उसके बदले में यूनिट मिलती हैं। लेकिन यदि आपके पास पहले से पैसे अवेलेबल हैं लेकिन आपको उसे एक साथ इक्विटी फंड में नहीं करना है, तो जनरली आप क्या करते हैं कि एक लो रिस्क वाली किसी डेट स्कीम में, यूजुअली लिक्विड फंड या ओवरनाइट फंड या अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, इस तरह के लो रिस्क वाले डेट फंड में आप लमसम पैसा पार्क कर देते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि आपको वीकली, मंथली, डेली किस तरह से उस सोर्स स्कीम, मतलब जिस स्कीम में आपने लमसम पैसा पार्क किया हुआ है उसे हम कहते हैं सोर्स स्कीम, उस स्कीम से आप जिस स्कीम में ट्रांसफर करना चाहते हैं उसे हम कहते हैं टारगेट स्कीम। तो सोर्स स्कीम से आप डिसाइड कर लेते हैं कि किस इंटरवल पर कितना अमाउंट आपको स्विच करना है। तो एक बार सेट कर दिया आपने तो उस इंटरवल पर पीरियडिकली वो अमाउंट स्विच होता रहेगा। तो जिस तरह से एसआईपी में आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है, मतलब कि मार्केट ऊपर जाए तो आपको यूनिट थोड़ी कम मिलती हैं, मार्केट नीचे आए तो यूनिट ज्यादा मिल जाती हैं और इससे लॉन्ग टर्म में आपकी जो कॉस्ट है वो एवरेज हो जाती है। तो वही फायदा आपको एसटीपी में मिलता है। फर्क एसआईपी और एसटीपी में बस इतना है कि एसआईपी में हर महीने आपके बैंक हर महीने या क्वार्टरली जो भी आपने डिसाइड किया है उस हिसाब से आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर होते हैं स्कीम में, और यहां पर एक स्कीम जहां पर आपने लमसम किया हुआ है वहां से दूसरी स्कीम में ट्रांसफर होते हैं। लेकिन स्वाति, मैं आपको बता दूं, ये जो पहले तरीका था कि एक फिक्स अमाउंट एक फिक्स इंटरवल पर ट्रांसफर होता था, अब आजकल कुछ एडिशनल तरह के फीचर्स भी आ गए हैं, यानी कि फ्लेक्सिबल अमाउंट या वेरिएबल अमाउंट आपका स्विच होता है। यानी कि मार्केट यदि एक्सपेंसिव है, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, तो मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि 10,000 रुपीज वीकली ट्रांसफर हो, लेकिन मार्केट एक्सपेंसिव है तो वहां पर 10,000 की जगह पे कम होंगे, और यदि मार्केट अट्रैक्टिव है तो हो सकता है कि 10,000 आपने डिसाइड किया था लेकिन उसका 5 गुना भी, 50,000 भी ट्रांसफर हो जाएं। तो इस तरह से कुछ नए फीचर्स भी ऐड हो गए। उदाहरण के तौर पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एक बूस्टर एसटीपी है, या आदित्य बिरला सन लाइफ का एक टर्बो एसटीपी लॉन्च हुआ है। तो इस तरह से ऐसी एसटीपी भी हैं जहां पर मार्केट के वैल्यूएशन के आधार पर कम या ज्यादा अमाउंट एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच हो सकता है, बट इन जनरल जो एसटीपी है वहां पर एक फिक्स अमाउंट एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच होता है।
बिल्कुल। और फिरोज, क्या मार्केट की जिस कंडीशन से अभी हम गुजर रहे हैं, बिकॉज वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है मार्केट में, इस उतार चढ़ाव में अभी एसटीपी करना सही टाइम है? यस स्वाति जी, हमारा तो एक ही आधार रहा है आनंद राठी में कि एसटीपी करें या एक मुश्त निवेश करें, वैल्यूएशन पे निर्भर करता है। हमारे हिसाब से इस साल निफ्टी की कंपनियां 890 रुपए पर शेयर कमाएंगी, तो थोड़ी सी वैल्यूएशन 2-3%, 4% अधिक है। 17,300 के नीचे अगर मार्केट निफ्टी फिसलती है तो हमारे हिसाब से एक मुश्त निवेश करना चाहिए, अगर उसके ऊपर होती है तो एसटीपी करनी चाहिए। अगर इस सिद्धांत के आधार पे अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमने ये देखा है कि आपको ज्यादा टाइमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एसटीपी करें, क्योंकि मार्केट आज 20 पीई से थोड़ी सी ज्यादा अधिक है। अगर मार्केट गिरावट देती है तो आपको एक मुश्त निवेश करना है। सो इन द करंट वॉलेटिलिटी स्वाति जी, एसटीपी इज अ वैलिड सजेशन। ओके, बहुत धन्यवाद करेंगे फिरोज आपका, और पंकज जी आपका भी। मनी गुरु में आप हमारे साथ आज शामिल हुए और कई जरूरी निवेश की बारीकियों पर आज आपने काफी आसानी से उसको एक्सप्लेन किया। उसके लिए मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।